हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बीपीएससी मेंस के इस मॉडल आंसर सीरीज़ में। पिछले वीडियो में हमने 2 प्रश्नों के उत्तर सॉल्व किए थे। आगे बढ़ते हुए आज हम तीसरे प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करेंगे। यह जो क्वेश्चन है 2019 में बीपीएससी मेंस में पूछे गए हैं, ओके, जो कि पॉलिटी से संबंधित है। और यह जो हमारा टॉपिक है वो न्यायिक सक्रियता यानी कि न्यायपालिका से संबंधित है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमको मालूम चले कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर किसी भी तरह का कंटेंट में कमी है तो आप चाहें तो सुझाव दे सकते हैं ताकि मैं उसको और अच्छा बनाने का कोशिश करूँगा। ओके, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इन प्रश्नों को। 2019 में पूछे गए हैं ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है कि भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता एक नवीन धारणा है। विवेचना कीजिए तथा न्यायिक सक्रियता के पक्ष और विपक्ष में दिए गए मुख्य तर्कों को स्पष्ट कीजिए। तो बेसिकली हमें यहाँ पे मेन रूप से तीन कीवर्ड्स के मोटा मोटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मतलब 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं इसमें। और सबसे पहले जो हमारा काम होता है कीवर्ड्स को ढूंढना, तो हम लोग कीवर्ड्स को ढूंढते हैं। तो देखिए, पहला है न्यायिक सक्रियता, ठीक है। साथ ही ये बोल रहा है क्या, नवीन धारणा। कैसे नवीन धारणा, हमको ये बतलाना है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इसके पक्ष और विपक्ष में हमें तर्क देने की, क्या न्यायिक सक्रियता उचित है या अनुचित है। यानी कि उचित है तो बतलाइए, अगर अनुचित है तो वो भी बतलाइए, ठीक है। तो यानी कि पक्ष और विपक्ष में हमको तर्क देनी है कि कितना तक सही है न्यायिक सक्रियता, कितना सही नहीं है। ओके, लेकिन सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा ये कि यह एक नवीन धारणा है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके पक्ष और विपक्ष को देखेंगे। तो हमारा यही पहला होगा कि न्यायिक सक्रियता कैसे एक नवीन धारणा है, इसके बारे में देखना। तो चलिए हम देखते हैं। तो किसी भी क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखनी होती है। तो इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखें, क्या लिखें, ये एक विचार का विषय है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें ज़्यादा स्कोप डिफिनीशन का है, परिभाषा का है। तो इसलिए हम लोग न्यायिक सक्रियता को परिभाषित करते हुए एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि न्यायिक सक्रियता से तात्पर्य विधान के मामले में विधायिका और कार्यपालिका द्वारा छोड़ी गई रिक्ति की न्यायपालिका द्वारा भरपाई से है। यानी कि न्यायपालिका जब विधायिका और कार्यपालिका कानून नहीं बनाती है तो न्यायपालिका उनके द्वारा छोड़ी गई रिक्तियों की भरपाई करती है। बेसिकली यही है, यानी कि फिल द गैप ऑफ जुडिशियरी, सॉरी, फिल द गैप बाय जुडिशियरी। ओके, यानी कि अगर विधायिका कानून नहीं बना रही, कार्यपालिका कानून नहीं बना रही, तो लास्ट में न्यायपालिका को आना पड़ता है। तो बेसिकली यही है कि विधान के मामले में विधायिका एवं कार्यपालिका द्वारा छोड़ी गई रिक्ति की भरपाई न्यायपालिका द्वारा की जाती है। इसका तात्पर्य यही है, ठीक है। इसमें जो हम लोग मुख्य साधन का उपयोग करते हैं वो है जनहित याचिका और सामाजिक व्यवहार याचिका। ये 2 मुख्य इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत न्यायिक सक्रियता सर्वोच्च न्यायालय दिखाती है। यानी कि लोग जब जनहित याचिकाएं दायर करती हैं तब न्यायालय जो है वो सक्रिय हो जाती है, ठीक है। तो ये एक डिफिनीशन है। अब आगे देखते हैं, जैसा कि जो हमारा पहला पार्ट था क्वेश्चन का कि क्या यह नवीन धारणा है, कैसे यह नवीन धारणा, इसको प्रूव करना। तो हम लोग प्रूव करते हैं यह कैसे नवीन धारणा है। तो हम इस तरह से हेडिंग दे सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता नवीन धारणा के तौर पर, पहला पॉइंट कि इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं है, ठीक है। यानी कि न्यायिक सक्रियता जो है वह एक नवीन धारणा है, इसका मुख्य
मूल संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह एक नवीन धारणा। यह हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस नवीन धारणा की उत्पत्ति 1979 में हुसैन आरा बनाम बिहार सरकार मामले से हुई। यानी कि इसका जो ओरिजिन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, वो हुसैन आरा बनाम बिहार सरकार मामले से माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि संविधान बना था 1950 में और ये 1979 है। यानी कि लगभग 2-3 दशक बाद यह जो नवीन धारणा है उसका विकास हुआ। तो हम कैसा कह सकते हैं कि यह एक पुरानी धारणा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक नवीन धारणा है। ओके। तीसरा पॉइंट, इसके अतिरिक्त सुनील वात्रा बनाम दिल्ली प्रशासन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका पर सुनवाई की थी दूसरी बार। इसके बाद जो है कि लोगों में क्रांति सी आ गई जनहित याचिका को लेकर, ज़्यादा से ज़्यादा न्यायालय में याचिकाएं दायर की जाने लगी। यानी कि 1980 के बाद जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता की धारणा प्रसिद्ध हो गई। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह एक नवीन धारणा है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट होंगे। अब हम देखेंगे प्रश्नों के अगले पार्ट्स के बारे में कि इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क को हम लोग देखेंगे। हाँ, तो न्यायिक सक्रियता के सकारात्मक पक्ष। ओके, तो न्यायिक सक्रियता के सकारात्मक पक्ष क्या हो सकते हैं? तो इसके कई सकारात्मक पक्ष हो सकते हैं। सकारात्मक पक्ष बोले तो इसके कई लाभ हो सकते हैं, जैसे इसके कई सामाजिक दृष्टिकोण से भी लाभ हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि सामाजिक लाभ हो सकते हैं, इसके राजनीतिक लाभ हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम राजनीतिक संदर्भों में देखें तो कहीं ना कहीं लाभ हो सकते हैं। उसी तरह इसके आर्थिक संदर्भों में भी लाभ हो सकते हैं। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखें तो भी लाभ होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3-4 कैटेगरीज में हम लोग इसके पक्ष को देखेंगे, इनके लाभों को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से कि इसके सकारात्मक पक्ष क्या है न्यायिक सक्रियता के। तो अगर हम सामाजिक संदर्भों में देखें तो अगर हम न्यायिक सक्रियता को सामाजिक संदर्भों में देखें तो पहला पॉइंट है कि समाज के कुछ वर्गों के लोग जो आसानी से अदालत की शरण नहीं ले सकते थे, इन उद्देश्यों की पूर्ति की गई। ओके, यानी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में जो कि अदालत आसानी से नहीं जा सकते, अदालत की शरण आसानी से नहीं ले सकते, तो उनको न्याय दिलाने के लिए हम इस माध्यम यानी कि इस साधन का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके तहत उनको भी अब आसानी हो गई न्याय पा लेना। ठीक है, तो ये जो इनकी दूरियां थी, तो इन उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए यह एक बहुत ही सकारात्मक कदम माना जाता है न्यायिक सक्रियता को। ठीक है, यानी कि एक बहुत ही आधुनिक कल्पना कहिए या फिर धारणा कहिए, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि इसने जन सेवा की भावना रखने वालों के लिए ज़रूरतमंद लोगों एवं गरीब की ओर से याचिकाएं दायर करने की इजाज़त दी। ठीक है, यानी कि अब क्या हो रहा है कि जो लोग ज़रूरतमंद लोग हैं और गरीब लोग हैं, उनके लिए कोई थर्ड पार्टी जो कि जन सेवा की भावना रखते हैं, वे भी याचिकाएं अब दायर कर सकती है। ठीक है, इसका एक ये फ़ायदा है। तीसरा जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि इसने जेलों में बंद कैदियों के लिए न्याय को सुनिश्चित किया। ऐसे बहुत से कैदी थे जिनको सज़ा तो मिली है 2 साल की, लेकिन बेचारे 5 साल 6 साल तक वे जेलों में बंद रहते हैं। तो उनको भी न्याय सुनिश्चित कराने का यह एक बहुत ही प्रभावी साधन है। ओके, तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से। ठीक है, यानी कि यह सामाजिक कल्याण को बढ़ाते हैं, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करता है। आपको इस तरह से पॉइंट्स लिखने होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके आर्थिक राजनीतिक पक्ष को।
धुंधला क्यों हो जाता है? चलिए कोई नहीं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बस केवल आप सुन लीजिए लेक्चर। चूँकि आपको दिखने में परेशानियाँ हो रही होगी, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, आपको दिख भी नहीं रहा होगा साफ साफ। कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको। तो अगर हम राजनीतिक संदर्भों में देखें तो न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया है, इसने न्यायिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया है। जब से न्यायिक सक्रियता आई है तो न्यायिक व्यवस्था क्या हो गया, काफ़ी लोकतांत्रिक हो गया। ठीक है, इसने कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाया। जाहिर सी बात है, न्यायिक सक्रियता होने पर जब न्यायालय हस्तक्षेप करेगी तो क्या होगा, कार्यपालिका पे उत्तरदायित्व तो बढ़ेंगे। उनको लगेगा कि यह तो हमारा काम था लेकिन हम किए नहीं। ओके, तो लोग में काफ़ी कार्यपालिका को लेकर एक नकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा। तो इससे कहीं ना कहीं कार्यपालिका भी जिम्मेदार होगी और वह उत्तरदायी होगी। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है, इसने चुनाव प्रणाली को ज़्यादा मुक्त एवं निष्पक्ष बनाया है। ठीक है, कई चुनाव सुधार करे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो लोकतंत्र को एक मजबूती प्रदान की है। ठीक है, ये जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं काफ़ी मजबूती प्रदान किया है यह न्यायिक सक्रियता। अगर उदाहरण के लिए देखा जाए, जैसे कि चुनावी प्रणालियों में कुछ सुधार किए गए, तो फॉर एग्जांपल प्रत्याशियों द्वारा शपथ पत्र देना। जो भी इलेक्शंस लड़ने जाते हैं, जो भी प्रत्याशी होते हैं, ठीक है, तो उन्हें जब क्या बोलते हैं, शपथ पत्र जमा करनी होती है, यानी कि उनको शपथ पत्र में ये लिखना होता है कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, हमारा शिक्षा ये है, हमारी योग्यता मतलब कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है नहीं है, इन सारे चीज़ों का ब्यौरा देना होता है। ठीक है, तो इनसे क्या होता है कि जो लोग हैं यानी कि जनता जो है, उनके मन में उन प्रत्याशियों को प्रति छवि बनती है, यानी कि मैं किसको वोट दूं ना दूं। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि उसके बारे में लोग जानेंगे जब ये उनके शपथ पत्र पब्लिकली मतलब जब सार्वजनिक रूप से उसे प्रोवाइड कराए जाएंगे शपथ पत्र को, तो लोग उनके बारे में जानकर वोट दे सकते हैं कि कौन अच्छा आदमी है कौन खराब आदमी है। ठीक है, बेसिकली यही है, बाकी और कुछ नहीं। तो आपको केवल उदाहरण में इतना देना है कि प्रत्याशियों द्वारा शपथ पत्र देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक संदर्भों में कैसे लाभ है, इस साधन ने जटिल न्यायिक प्रक्रिया के कारण न्यायिक व्यय को कम किया। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यह जो हमारे न्यायिक खर्चे होते हैं उसको काफ़ी कम किया गया। यानी कि अगर आपको जनहित याचिका दायर करनी होगी तो मात्र 50 से 60 रुपया में आप याचिकाएं दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी कम हो गया, आपका जो न्यायिक खर्च है वो काफ़ी कम हो गया। और जैसा कि जानते हैं हमारा जो न्यायिक प्रक्रिया बहुत काफ़ी जटिल है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, लोगों के खर्चे और भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, प्लस ट्रांसपोर्टिंग खर्च वगैरह वगैरह, आने जाने का खर्च, ये सभी कम हो गए। पहले याचिका दायर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ता था, अब है कि ऑनलाइन भी आप याचिकाएं दायर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या फिर मजबूत भी हैं तो उनके खर्चे अब कम हो जाएंगे इससे। ठीक है, तो एक ये आर्थिक अगर दृष्टिकोण से हम देखें तो इसका एक ये फ़ायदा है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर हम पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखें तो इसका भी एक अलग महत्व है कि इसने शुद्ध हवा, पानी और अच्छा जीवन पाना, समाज के अधिकारों के साथ साथ पर्यावरण को भी संरक्षित किया। ठीक है, अब ऐसे कई सारे मामले देखे होंगे सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रदूषण वगैरह वगैरह से संबंधित है। आप चाहें तो अपने मन से 2-4 उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना कि जैसे दिल्ली में प्रदूषण काफ़ी बढ़ जाते हैं तो न्यायालय फटकार लगाती है दिल्ली सरकार को कि सरकार कुछ करे। ठीक है, उसी तरह जब हरियाणा पंजाब में जब फसलों को जलाए जाते हैं उनके अवशेषों को,
तो काफ़ी यहाँ प्रदूषण फैल जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट का इनफैक्ट एक कमेंट भी आया था कि दिल्ली एक गैस चैम्बर है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि न्यायिक सक्रियता कहाँ तक बढ़ रही है, यानी कि कार्यपालिका को उत्तरदायी मतलब जवाबदेह बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होती है, कार्यपालिका दबाव में आकर वो कानून बनाती है। तो इसी को देखते हुए क्या किया कि संसद ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया। ठीक है, कानून बनाया और एनजीटी का गठन किए गए हैं। साथ में यह भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया था कि दिल्ली में ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जाए, इससे भी प्रदूषण ताकि कम हो। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से कितने लाभ होते हैं, और इसके और भी कई लाभ हैं पर्यावरणीय दृष्टिकोण को। अगर हम पॉइंट लिखना चाहें तो काफ़ी ज़्यादा लिख सकते हैं कि अगर हम पर्यावरणीय दृष्टिकोण से लाभ देखें तो मान लीजिए प्रदूषण कम हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रदूषण कम होता है तो इससे लोगों की स्वास्थ्य बढ़ेगी। ठीक है, लोगों की स्वास्थ्य बढ़ेगी तो वो ज़्यादा कुशल होंगे। ठीक है, ज़्यादा उसकी पोटेंशियल होंगे, क्षमता होंगे, लोग काम करने की जो क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो यानी कि इससे कहीं ना कहीं हमारे जो क्या बोलते हैं उत्पादन है उसमें उत्पादकता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इससे बहुत फ़ायदे होते हैं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखें तो। साथ ही अगर हम गंगा को ले लें तो इसे हमारे हमें शुद्ध एवं स्वच्छ पानी मिलेंगे। स्वच्छ पानी मिलेंगे तो लोग जो पानी से वंचित रह जाते हैं शुद्ध पानी से, वे भी इनका सेवन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसके काफ़ी बड़ा दृष्टिकोण है। अगर हम पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखें तो काफ़ी बड़ा दृष्टिकोण है। आप अपने मन से 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। ठीक है, शब्द सीमा के दायरे में रहकर। तो मैंने एक एज ए मॉडल आपको यह बतलाने की कोशिश की कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से इसके कई लाभ हो सकते हैं। अगर प्रदूषण का ही ले लें तो बहुत लाभ होते हैं। साथ में अगर ग्रीन पटाखे भी ले लें तो उसके भी कई लाभ होते हैं। ठीक है, साथ ही एनजीटी की भी बात कर लें तो एनजीटी ऐसे कई मामले हैं, जैसे कि आप देख लीजिए ताजमहल। तो अब नेक्स्ट पॉइंट ये भी ले सकते हैं कि इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। जैसे कि ताजमहल में जब ताजमहल का रंग ख़राब होने लगा था, ठीक है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए एनजीटी ने वहाँ के उद्योगों से संबंधित गाइडलाइन भी जारी किए थे। तो कुछ दिन में वो रिकवर हो गया। तो इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में ही था, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। तो पक्ष में तो हमने बातें कर ली और काफ़ी ज़्यादा बातें की। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसके विपक्ष में बात करेंगे कि इसके नकारात्मक पहलू क्या हैं। तो देखते हैं इसका नकारात्मक पहलू क्या। इससे न्यायालयों के कार्यों का बोझ बढ़ा है। ठीक है, यानी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर याचिकाएँ दायर करने लगेंगे तो क्या होगा, न्यायपालिका का जो बोझ है वो बढ़ जाएगा। पहले ही कितना बोझ बढ़ा हुआ है, लगभग 6 लाख समथिंग केसेस पेंडिंग है पूरे न्यायालय में, अगर अदालत की बात करें तो देख रहे हैं ऑलरेडी और बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कार्यों का बोझ बढ़ेगा, खर्च बढ़ जाएंगे, प्रशासनिक खर्च बढ़ जाएंगे न्यायालय के। तो ये भी है। उसी तरह इससे शासन के अन्य अंगों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये नहीं लिखेंगे तो समझ लीजिए कुछ है ही नहीं। इनफैक्ट अगर आपको लिखना है तो इसको पहला पॉइंट में लिखिएगा। ठीक, पहला पॉइंट ये इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हमेशा यह चर्चा का विषय रहा कि न्यायिक सक्रियता शासन के अन्य अंगों के क्षेत्रों में अतिक्रमण करती है, घुस जाती है, घुसपैठ करती है न्यायपालिका। ठीक है, कैसे देखते हैं। एक बार मैं पढ़ देता हूँ इस पॉइंट को। इसने शासन के अन्य अंगों, शासन के अन्य अंग कौन कौन है, 3 अंग हैं शासन के, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। ठीक है, तो कार्यपालिका और विधायिका ये अन्य अंग है।
तो कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है क्या? न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता बोले तो न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका ने उन लोगों के अधिकार क्षेत्र में घुस कर इन्होंने अपने गाइडलाइन थोपे हैं या फिर सरकार को मजबूर किया कि आप कानून बनाइए। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा 10 शक्तियों के पृथक्करण का जो सिद्धांत है, सेपरेशन ऑफ पावर, उसका उल्लंघन है। समझ रहे हो? यानी कि द सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत आप पढ़े होंगे, तो यह सिद्धांत जो है वो उसका उल्लंघन है। आप यहाँ पे कुछ उदाहरण दे सकते हो, ये जो अतिक्रमण वाला है, आप अपने मन से कोई और भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने 1-2 उदाहरण दिए हैं कि विशाखा बनाम राजस्थान सरकार, DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार। इन दोनों मामलों में जैसे विशाखा बनाम राजस्थान, इसमें ये जो इम्पोर्टेंट है, ये विशाखा गाइडलाइन से संबंधित है। समझ रहे? ये महिलाओं से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि महिलाओं के जो मतलब कि महिलाओं के कार्यस्थल पे सुविधाएं क्या क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और भी कई तरह के मामले हैं। तो इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न जजमेंट में, अलग अलग जजमेंट में अलग अलग तरीके से हस्तक्षेप किए हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है कि यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो ये कुछ नकारात्मक पहलू है, और हमें नकारात्मक पहलू को कम ही लिखना है, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिखनी है। आप चाहें तो ज़्यादा पॉइंट्स भी लिख सकते हो। अगर हम आर्थिक संदर्भों में, राजनीतिक संदर्भों में देखें तो इससे कई नकारात्मक पहलू भी निकल के आ सकते हैं, लेकिन मेनली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यही 2-3 है। 1, 2, 3 कि न्यायालयों का बोझ बढ़ेगा, अतिक्रमण किया जाता है अन्य सरकार के अधिकार क्षेत्रों में। तीसरा, यह शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन है। ओके, मेनली यही 3 पॉइंट हो सकते हैं इसके नकारात्मक पहलू में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं, वो क्वेश्चंस की डिमांड के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पहलू हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे कंक्लूजन क्या लिखें। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? हम कंक्लूजन को इस तरह से लिखेंगे, अतः यह रेखांकित करना उचित होगा कि न्यायिक सक्रियता ने लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने में सफल रहा है। ठीक है, यानी कि हम नकार नहीं सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता गलत है, हमको दिखानी होगी कि न्यायिक सक्रियता अच्छा है। ठीक है, मान लीजिए सरकार के साथ कुछ हो भी जाए थोड़ा बहुत, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कम से कम लोगों को न्याय तो मिल रहा है, इससे बड़ी क्या चीज़ होती है। जब गरीब को न्याय मिल जाए, इससे बड़ी क्या कुछ चीज़ हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसलिए हम इसको नकार नहीं सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, यह रेखांकित करना उचित होगा कि न्यायिक सक्रियता ने समाज के कमज़ोर लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने में एक अहम भूमिका निभाई है या फिर सफल रहा है, एवं यह संतुलन एवं नियंत्रण सिद्धांत के लिए भी आवश्यक है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मैंने इसके पहले शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के बारे में बात किया था कि सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन है। उसी का एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट ये है कि देखिए, शक्तियों का पृथक्करण जो है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर, वह हमारे संविधान में पूरी तरह नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारा जो संविधान है वो कठोर रूप से शक्तियों का पृथक्करण नहीं है। ठीक है, यह हमारा जो संविधान है, यानी कि हमारा जो व्यवस्था है, सिस्टम है, वो शक्तियों के पृथक्करण के साथ साथ, ठीक है, संतुलन एवं नियंत्रण के सिद्धांत पे काम करता है। यानी कि विभाजन तो है, सभी के काम अलग अलग हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग काम हैं, इस तरह से विभाजन है, लेकिन साथ में यह भी व्यवस्था की गई है कि कैसे एक दूसरे को तीनों अंग मिलकर संतुलित कर सकते हैं। इसी को कहते हैं संतुलन एवं नियंत्रण के सिद्धांत। ठीक है, तो
इसलिए हम का कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि यह संतुलन एवं नियंत्रण सिद्धांत के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, चूँकि हमारे संविधान में तो कठोर शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत तो ऐसा कोई उल्लेख है नहीं। हमारा जो है चेक एंड बैलेंस सिस्टम पे आधारित सिस्टम है, ना कि अमेरिकी सिस्टम आधारित, जहाँ पे प्योरली डिवाइडेड है, यानी कि वहाँ पे एकदम सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्टली है, सबसे कठोर है। पूरी दुनिया में अगर सबसे कठोर सेपरेशन ऑफ पावर है तो वो अमेरिका का है। ठीक है, भारत का नहीं। भारत क्या है, भारत चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम को अपनाया है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर तो है लेकिन हमारे यहाँ संतुलन एवं नियंत्रण भी है। ठीक है, तो इस तरह से आप कंक्लूजन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज के प्रश्नों का उत्तर, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि वे लोग भी जब डिस्कस करेंगे या फिर पढ़ेंगे तो उनको कुछ कमियां नज़र आएगी। और जब कमियां नज़र आती है तो ये दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि आपको उनसे भी कुछ नए सीखने को मिल सकते हैं। वे दोस्त आपको बतला सकते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, या फिर यहाँ पे कुछ और पॉइंट लिखे जा सकते थे, तो इस तरह से आप ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी फाइनल नहीं होता है। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस, सीखते जाओ, कभी अंत ही नहीं होता है। ठीक है, तो बस इसको आप एज अ मॉडल आंसर के रूप में देखिएगा। दिस इज़ अ नॉट अ फाइनल। ठीक है, तो आपकी एक मदद होगी हमारे तरफ से, बस केवल इतना ही। तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, बाय।